तो आपको पर्सनली भी भेजता हूँ। बिल्कुल। हेलो पवन सर, हितेश शक्य से एक क्वेश्चन है कि हाउ रॉथस्चाइल्ड कंट्रोल इंडियन ब्यूरोक्रेसी लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरीज। देखो, ब्यूरोक्रेसी जो है भारत की, तो वो तो मतलब देश आजाद हुआ था ना, तभी से उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि भी जो नेता लोग हैं वो लोग कभी ऊपर नीचे हो जाए, अल्टी पल्टी कर दें, तो उनके ऊपर पूरा सर्विलांस रहे, हमारे पास सूचना रहे, और अगर वो कोई उल्टे सीधे कानून छापते हैं तो उनके पास उसकी पूरी खबर रहे और रोकने का समय रहे। इसके लिए उन्होंने जब 47 में जब ब्रिटिश गए थे, तब भी वो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना के गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति भवन है, तो वहां पे पहले वायसराय रहता था, अभी वहां पे राष्ट्रपति रहता है। हम वहां पे ब्रिटेन में ये सिस्टम राजा का क्यों है, क्योंकि वहां पे हो रहे थे, जब वोटिंग राइट आए और तय हुआ भाई वोट देने से पीएम बनेगा, तो राजा का क्या करना, तो राजा का क्या करें, तो रॉयल फैमिली का, तो उन्होंने कहा भाई इसको ठप्पे मारने के काम दे दो। तो उन्होंने अपने उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, तो प्रधानमंत्री जो कानून पास करेगा उस पर ठप्पा ये राजा लगा देगा। तो ये काम उधर दे के रखा। भारत में तो कोई ऐसा कुछ था नहीं, पर उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाना था मतलब चेक एंड बैलेंस का, तो उन्होंने राष्ट्रपति बिठा दिया, और वो राष्ट्रपति का काम क्या रखा कि प्रधानमंत्री जो कानून छापेगा वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति 6 महीने तक उस कानून को साइन करे ना करे, वो राष्ट्रपति की इच्छा। तो उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन, ये पूरा, मतलब ये जब वो गए थे तभी अपने वफादारों को यहाँ बिठा के गए थे, ताकि कल को जवाहरलाल अगर कोई भी ऐसा कानून छापता है जो उनके हितों को खिलाफ है, उनके और उनके जो यहाँ वफादार घराने थे, जैसे गोदरेज हुआ, टाटा हुआ, और उस समय के जो भी उनके वफादार एलिट थे, उन सबको, वो सब अंग्रेजों के गुलाम थे। गुलाम मतलब उनके वफादार थे, क्योंकि वो लोग की मशीनों पे उनके धंधे चलते थे। ये जितने भी उस समय उद्योगपति थे, इनकी जो ये पैसा क्यों बना रहे थे, क्योंकि इनके पास कारखाने थे, और वो कारखाने में जो मशीनें होती थी वो भारत में बनती नहीं थी, वो कारखाने ब्रिटिश सप्लाई करते थे। तो इनका धंधा और इनका रसूख किस वजह से था, इनका ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग से सप्लाई चेन बना हुआ था। तो तो इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया, और वहां पे ये सिस्टम बना दिया कि भाई अब कोई कानून जाता है, अगर वहां पे प्रधानमंत्री मान लो कोई कानून छापना चाहता है, तो राष्ट्रपति भवन एक ऐसी जगह बन गई, एक ऐसा टापू है जो उस कानून को 6 महीने रोक सकता है। वहां से उनको कानून गैजेट में आए, उसके पहले राष्ट्रपति का ठप्पा आएगा, और उसके लिए वो कागज पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, और उसके राष्ट्रपति भवन में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उन सबको मालूम हो कि भाई ये वाला कानून छापने की कोशिश पीएम कर रहा है, तो वो अपने जो जो उनको सैलरी दे रहे हैं, सरकार तो सैलरी देती है, बाकी उनको सैलरी जो एलिट है वो भी उनको पिछले हमेशा से लगातार उनको उपहार, पैसे, वेतन सब देते हैं, और अपने वफादारों को ही वहां पे बिठाया जाता है। तो वहां से उनको इंफॉर्मेशन चली जाती है कि ये वाला कानून आने वाला है, ये ठप्पा लगने के लिए यहाँ राष्ट्रपति भवन में पहुंचा है। तो अगर उनको उससे कोई फायदा उठाना है तो वो उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, अगर उनको रोकना है तो वो बोल देंगे कि भाई ये कानून को रोको अभी, तो वो रुक जाएगा। अभी जैसे नोटबंदी का फैसला है, अब नोटबंदी छापनी है प्रधानमंत्री को, तो वो गैजेट में जाएगी कब, जब प्रधानमंत्री ने लिखा नोटबंदी का कानून, और उसको भिजवाना पड़ेगा पहले राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन से साइन होगा तभी नोटबंदी होगी। तो अब राष्ट्रपति भवन ने बोल दिया भाई अभी 2 महीने बाद में साइन करेंगे, तो 2 महीने के लिए कानून रुक गया ना। तो 2 महीने से उनको पहले से पता है, अगर उनको रोकना है तो बाद में इसके लिए कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे करके ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है। भारत में कोई भी कानून है, उसको उनको अगर छापना है तो ये राष्ट्रपति वाला रूट डाल दिया। अब इस पद की जरूरत ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। पूरे देश में चुनाव हुए, इतने भोपू बजे, 300 545 लोग चुनाव लड़के जीत के आए, उन्होंने मिलके पीएम बनाया, संसद है, वो बोल रहे हैं ये कानून छापना है, तो वहां पे एक राष्ट्रपति बैठा है, उसका क्या रोल है, वो ठप्पा लगा के बताएगा क्या? बहुत सारे कानून होते हैं जिनको छापने में आपको एकदम मतलब इमीडिएट छापना पड़ सकता है। अगर उस समय
इस टाइप का जो ये व्यवस्था है ये उसको रोक देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि इंदिरा गांधी जी को जब रोथशाइल्ड के बैंक टेक ओवर करने थे यहाँ पे 71 के अंदर, तो वो क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो उन्हीं का आदमी होता है और उसका पूरा स्टाफ भी उसी का आदमी होता है। तो उन्होंने फिर अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया। कांग्रेस के सारे सारे नेता इंदिरा जी के खिलाफ हो गए क्योंकि वो सभी ये बैंकों को टेक ओवर करने के इंदिरा जी के फैसले के खिलाफ थे। तो उन्होंने पहले अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारा इंदिरा जी ने, और बाद में वो इंदिरा जी ने उसको जिताया, और उससे रात को 11:30 बजे बैंकों के नेशनलाइजेशन के ऊपर उन्होंने साइन करवाए, और 12 साढ़े 12 उसने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति ने। तो ऐसे करके ये राष्ट्रीयकरण रात को 12 बजे इंदिरा जी ने किया। अब राष्ट्रपति जो है वो अगर उनका आदमी है तो प्रधानमंत्री बोलेगा भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, तो वो होना ही नहीं वाला है, क्योंकि वो पहले ही जाके उनको सूचित वो इंफॉर्मेशन देगा और वो कानून को रोक के बैठ जाएगा कि भाई ये तुम्हारे बैंक को टेक ओवर कर रही है इंदिरा गांधी। तो बस खत्म, वो उसको इंतजाम करेंगे कुछ ना कुछ रोकने का। वो सांसदों को पैसा देंगे या धमकाएंगे कि भाई इंदिरा जी को हटाओ। तो ऐसे करके इंदिरा जी को 2 बार हटाया क्यों गया था? क्योंकि वो इसका बैंक का धंधा पूरा उन्होंने खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी ने। तो इसी तरीके से जज हैं जितने, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज और सब उनके 47 से वफादार हैं। जब तक उनकी वफादारी नहीं है वो बंदा जज ही नहीं बनता। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं है बंदे ने। और इंदिरा जी को गिराने के लिए उन्होंने जज का भी इस्तेमाल किया। जगमोहन लाल सिन्हा हाई कोर्ट का, इलाहाबाद का चीफ जस्टिस था, उसने इंदिरा जी जो इलेक्शन जीत के गई थी, प्रधानमंत्री थी, तो इनको उन्होंने बोला भाई तुमने इसमें धांधली करी है, इलेक्शन के अंदर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रधानमंत्री पद से उनको हटाने की नौबत डाल दी। तो उनको फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज भी बंद करो, उनके भी ताले लगवाने पड़े वहां पे। चुनाव आयोग है ये उनका पूरा एकदम नंबर 1 वफादार संस्था है उनकी, चुनाव ये जो इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी ये इसको भी वही पालते हैं। तो प्रधानमंत्री को फंसा के रखने के लिए ये 3-4 संस्थाएं हैं जिनपे उनका पूरा बराबर ऐसा तगड़ा नियंत्रण है। आज से नहीं है, 47 से ही है। एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति भवन, ये तीनों तरफ से पीएम को पैक करके रखा हुआ है। और इनको इतनी पावर है कि ये पीएम को उड़ा सकते हैं। जैसे चुनाव आयोग है वो चाहे तो भी वोटिंग में धांधली हुई बोल के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बोल देगा भाई तुमने वोटिंग में धांधली करी है, तुम्हारा चुनाव नहीं रह सकता, तो खत्म हो गया पीएम। दूसरा ये आपके राष्ट्रपति भवन, उसको पावर है, कोई भी कानून आया वो उसको रोक लेगा, 4-6 मिनट टाइम पास करेगा, तब तक वो उसको पीएम को ठिकाने लगाने का इंतजाम बना लेंगे। तो आप इंदिरा गांधी का थोड़ा स्टडी करो 68 से और उनका 84 तक का, आपको ये जो पूरा झंझावात है इसको उन्होंने कैसे संभाला, कैसे करके उन्होंने इन सब से उन्होंने लड़ाई लड़ी और कैसे इस मशीनरी को कंट्रोल में लिया और उससे क्या क्या उनको करना पड़ा और उसी क्रम में इमरजेंसी क्यों डालनी पड़ी, वो सब आपको मिल जाएगा उसमें। काफी मतलब लंबी कथा है। हाँ, ये प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार जो था उसकी अपॉइंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? नृपेंद्र मिश्रा। हाँ, उसके बारे में बताइए कि कैसे वो हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल है वाली बात है कि जैसे उनका नियंत्रण कैसे वो बनाते हैं। देखो नरेंद्र मोदी जो है वो 14 मई को इलेक्शन 2014 के अंदर, मई के अंदर जब वो इलेक्शन जीत के आए, उनको ओथ लेनी थी कुछ 28 तारीख को, शायद 27-28 तारीख को उनको ओथ लेनी थी, तो वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे और ये तय हो गया था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो उन्होंने ओथ लेने के साथ ही पहला कानून क्या छापा, फर्स्ट कानून ही उन्होंने क्या छापा, वो नृपेंद्र मिश्रा बोल के आदमी है, उसको उन्होंने मुख्य सचिव बनाया, अपना प्रधान सचिव। अब ये जो नृपेंद्र मिश्रा है इसने कभी मोदी साहब के साथ काम नहीं किया, न उसका नृपेंद्र मिश्रा का कभी मोदी साहब से कोई लेना देना रहा था। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो उनका फेवरेट आदमी है या उनके साथ जुड़ा हुआ रहा है। ये करता था विश्व बैंक में नौकरी, 88-86 की बात होगी, ये करता था नौकरी, बाद में ये हो गया रिटायर। वाजपेयी सरकार के दौरान पे इसको सिस्टम, मतलब इसको घुसाया था अमेरिकन धनिकों ने, मतलब IMF और विश्व बैंक के उन्होंने अप्रोच लगा के इसको घुसाया था।
तो ये बीएसएनएल में रहा हुआ था, बाद में रिटायर हो गया। अब कानून क्या था कि रिटायर हुए 10 साल निकल गए, ऐसा कोई व्यक्ति नौकरशाह है जो रिटायर हुए 10 साल निकल गए तो वो प्रधान सचिव नहीं हो सकता, या इस टाइप से कुछ कोई ऐसा क्लोज था कि नृपेंद्र मिश्र जो है वो पीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन ही नहीं सकता था। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब मई में ओथ ली तो पहला कानून उन्होंने क्या छापा, उन्होंने ये कानून को बदलने के लिए ऑर्डिनेंस लगाया, यानी कि अध्यादेश लगाया। और वो रातों रात अध्यादेश के ऊपर सारे कांग्रेस वालों ने भी ठप्पे मारे, इन्होंने भी ठप्पे मारे, और अध्यादेश पास हो गया। अध्यादेश पास किया और अगले दिन नृपेंद्र मिश्रा को अपॉइंटमेंट मिला। पहला कानून ये है। और नृपेंद्र मिश्रा ने जैसे ही अपॉइंट हुआ, अब नृपेंद्र मिश्रा क्या है, अब नृपेंद्र मिश्रा ब्यूरोक्रेसी में नंबर 1 पोस्ट है ना, प्रधान सचिव, मतलब प्रधानमंत्री के बाद सेकंड नंबर हो गया, मतलब वो उसका हाथ पैर कान आंख मुंह सब होता है। प्रधान सचिव है तो पीएम का दफ्तर है, उसकी कुर्सी के बराबर में वो खड़ा रहता है। प्रधान सचिव का उतना हैसियत और उतनी औकात होती है। एक कागज उसकी टेबल से उठ के चलेगा तो पहले प्रधान सचिव के पास जाता है, मतलब प्रधान सचिव की का इतना ज्यादा ऊंचा ओहदा है कि पीएम जो भी करे प्रधान सचिव से छुप नहीं सकता किसी भी हालत में। तो उन्होंने ये, अब नरेंद्र मोदी जब पीएम बना तो आने के साथ ही जैसे ही शपथ ली मिनट से पहले इसके वहां पे आदमी फिट कर दिया इन्होंने कि भाई ये नृपेंद्र मिश्र को तेरे बगल में खड़ा कर, ये बोलेगा वो कानून छाप। और तीसरे दिन मोदी साहब ने, आप देखना, नरेंद्र मोदी साहब ने पीएम बनने के हफ्ते भर के अंदर, मतलब अगले दिन तो पहला कानून बनाया, नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। मैं बोलूंगा बनाना पड़ा उसको, उनको बोला होगा भाई ये इसको पहले तो बनाओगे तो तुमको पीएम बनने देंगे, ताकि तू जोश जोश में कुछ उल जुलूल काम ना कर दे। भाई कोई नेता है, खेल जाए जान पे, खेल जाए, रोकोगे कैसे? तो जान पे खेल ना जाए उसके लिए ये सब व्यवस्था होती है ना, कोई जान पे भी खेलने जाए तो हमें लॉस ना दे दे, तू तेरी जान दे दे पर हमको लॉस ना होना चाहिए तेरी जान के बदले। तो नृपेंद्र मिश्रा को बनाया और उसके बाद में उन्होंने तीसरे दिन ही इसने 3-4 कानून छापे मोदी ने। पहला कानून, उसमें एफडीआई बढ़ाई, डिफेंस में एफडीआई बढ़ाई, 25 को 49 कर दिया। इसमें एफडीआई मतलब कुछ 4-5 क्षेत्रों में उन्होंने एफडीआई सब जगह इंक्रीज कर दी। तो अब कानून की ड्राफ्टिंग क्या करना, उसके ऊपर वो कैसे स्क्रूटनाइज करते हैं। जैसे प्रधान सचिव है, ऐसे ही जितने कैबिनेट मिनिस्टर है, इन सब के जो प्रधान सचिव है वो सारे उनके वफादार होते हैं। रॉकफेलर, रोथस्child, टाटा, अडानी, अंबानी, ये जो एलीट है जो पिछले कई सालों से जिनकी नेताओं पे, मीडिया पे, इन जजों पे पकड़ बना के रखे हैं, उनको पता है नेता आएगा जाएगा आएगा जाएगा चलता रहता है। कभी गुजराल है, कभी देवगौड़ा है, कभी मनमोहन, कभी वाजपेयी है। पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सेक्रेटरी बैठा है वो 30 साल से बैठा है, वो उसको सब पता है किसके पास क्या चल रहा है, कौन सी फाइल कहाँ पे क्या, सारी मशीनरी तो उनके पास है, इंफॉर्मेशन उनके पास है, कौन सा पुर्जा किधर चला किधर गया सारा। उस चक्रव्यूह के अंदर तो वो सेक्रेटरी बैठा है। क्या ड्राफ्टिंग हो रही है, वो ड्राफ्टिंग तो सेक्रेटरी करवा रहा है, सेक्रेटरी खुद कर रहा है। नेताओं को कोई खबर होती है कानून में क्या लिखा है? अभी जीएसटी कानून है, एक भी सांसद ने खोल के भी नहीं देखा होगा कितनी धाराएं हैं, मतलब लिटरली एक ने भी नहीं देखा होगा, उनको पता ही नहीं होगा। किसी भी सांसद या मंत्री के सामने आप रख दो अगर जीएसटी तो भाई कितने पेज कितनी धारा, उसको होश ही नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे क्या पता है। उनके सामने बिल आता है, ठप्पे मार देते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग कौन करता है? जो ड्राफ्टिंग करेगा वो है मिनिस्ट्री में जो प्रधान सचिव बैठा है, उसकी सुपरविजन के अंदर ड्राफ्टिंग होती है। तो वो ड्राफ्टिंग करने वाले लोगों को वो बराबर अपने वफादार होने चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था आज से नहीं, वो 70 सालों से बना के रखा है। और इस तरीके से वो कानूनों को कंट्रोल करते हैं। ओके, हेलो, मतलब अगर आप एलिट के सामने कोई कानून छापने जाओगे ना, अगर आप कोई ऐसा कानून छाप रहे हो जो टाटा की माइनिंग लीज खत्म करनी या उसका 1500 रुपया करना, ये कानून अगर पीएम गेजेट में छापने जाए तो मतलब है कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि वो ये कानून लिखेगा तो पहले नृपेंद्र मिश्रा खड़ा है उसके वहीं पे, वो उसको जानकारी होगी, उसके पूरे स्टाफ को जानकारी होगी, वो गेजेट में छपने के लिए इसकी ड्राफ्टिंग जाएगी, वहां पे जानकारी होगी, उसके बाद में राष्ट्रपति भवन जाएगा, वहां पे जानकारी होगी। मतलब है कि इतना समय में तो टाटा उसको रोक ही देने वाला है,
वो सांसदों को बोलेगा भाई ये मेरी लीज कैंसिल कर रहा है, तो मोदी की स्थिति वहां पे फंस जाएगी। तो मतलब इस टाइप के कानून छापना वो ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि सब तरफ से उन्होंने अपना पूरा व्यवस्था बना के रखा है।